अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के सबक और नज़म यानी 1 से 6 के दरमियान में जितने सबक और नज़म हैं वो सब समझ लिया होगा, देख लिया होगा, उसके अल्फाज के मानी लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा है, अल्फाज मानी नहीं लिखा है, तो उसकी लिंक यानी सबक नंबर 1 से 6 के दरमियान जो सबक है वो सब के सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बदलने मंजे, सबक नंबर 7 मराठी का यानी 10वीं मराठी अंतर्भारती का सबक नंबर 7 बदलने मंजे। बदलना यानी डैश डैश डैश, बदलना यानी। अब वो बदलना यानी क्या, इस सबक में दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके मुसन्निफ मल्हार अरन कल्ले का तारुफ है, इंट्रोडक्शन है। ये नहीं पूछा जाता है आपके पेपर में किसी भी सवाल में। हम यहाँ से समझेंगे। ऋतू माना प्रमाणे होणारे बदल निसर्ग जसा सहज स्वीकारतो त्याप्रमाणे माणसाने आपल्या आयुष्यातील बदल आनंदाने स्वीकारावेत असे प्रस्तुत पाठात लेखकाने सुचविले आहे। मौसम की तरह होने वाले बदलाव कुदरत जैसे बिल्कुल आसानी से कबूल करता है, उसी तरह इंसान ने भी अपने ज़िंदगी में बदलाव को खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। ऐसा पेश किए गए सबक में मुसन्निफ ने कहा है। ऋतु यानी मौसम, माझा आवडता ऋतु आ सकता है आपको निबंध। ऋतु यानी मौसम, मेरा पसंदीदा मौसम। प्रमाण यानी की तरह, मौसम की तरह। निसर्ग यानी कुदरत। बदल यानी बदलाव। जैसा जैसे, सहज आसानी से। स्वीकार तो कबूल करता है। आयुष्यातील जिंदगी में। आनंद खुशी। प्रस्तुत पेश किए गए। पाठ यानी सबक और लेखक यानी मुसन्निफ। अब एक बात याद रखो कि जो मैं एक मरतबा आपको वर्ड्स मीनिंग बता रहा हूँ वो इस सबक में अगर रिपीट होते हैं तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आपको ये वर्ड्स मीनिंग याद रखना है। कुछ बच्चे अपने सेशन में ऐसे भी हैं जिनको माशाल्लाह मराठी आती है, वो रिवाइज़ कर ले, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत जाती है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट्स कीजिए, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। आपके रिप्लाई का जो जवाब आएगा वो आपके मेल पर आएगा या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। इस सबक में क्या क्या कहा गया है। नेहमीच्या वापरातले फाउंटेन पेन कुठेतरी गायब झाले होते। हमेशा का इस्तेमाल किया जाने वाला फाउंटेन पेन कहीं तो गायब हो गया था। आपके जो मुसन्निफ है उनका हमेशा जो इस्तेमाल करते थे वो पेन गुम गया था, गायब हो गया था। बराच शोध घेऊनही काही केल्या ते सापडत नव्हते। बराच यानी बहुत ही, शोध यानी तलाश करना, घेऊन ही लेकर, सापड़त यानी मिलता, नव्हते यानी नहीं था। बहुत तलाश करने के बाद भी वो मिलता नहीं था जो पेन गुम गया था। त्याखेरीजची वापरातील इतर पेने घेऊन काम चालण्यासारखे होते हे खरे। उसके अलावा इस्तेमाल किए जाने वाला पेन लेकर अपना काम चलाना था, ये बात और है। यानी मेरा काम दूसरे पेन से भी चल जाता था, ये बात भी सच है। त्याखेरीज यानी उसके अलावा, वापरातील यानी इस्तेमाल में के, इतर यानी दिगर, चालण्यासारखे चलने जैसा, खरे यानी सच। सच बात तो ये भी थी कि उसके अलावा भी मैं पेन इस्तेमाल करके अपना काम चला सकता था, पण तरीही सारखे वाटतच होते। लेकिन फिर भी एक जैसा मुझे लगता ही था। पण यानी लेकिन, सारखे यानी एक जैसा, मुझे लगता था। क्या लगता था? कि ते नेहमीचेच पेन मिळायला हवे, कि वो हमेशा का पेन ही मुझे मिलना चाहिए। नेहमीचे मतलब हमेशा का, मिळाला यानी मिलना चाहिए। असे काय वेगळे होते बरे त्यात, ऐसा उसमें क्या अलग था भला? क्वेश्चन मार्क है, इसको बोला जाता है प्रश्न चिन्ह, ठीक है, प्रश्न चिन्ह बोला जाता है। अच्छा एक बात और, मैं इसको पढ़ रहा हूँ असे,
असन नहीं पढ़ रहा हूँ, वेगळे वेगड़न नहीं पढ़ रहा हूँ, होते होतन नहीं पढ़ रहा हूँ, बरे या बर दो पढ़ रहा हूँ, बरन नहीं पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो शब्द के आखिरी लफ्ज़ आखिरी हुर्फ पर अनुस्वार आता है तो उसको आड़ी मात्रा के बराबर पढ़ा जाता है। असे, वेगड़े, होते, बरे, त्यात। समझे? तो याद रखना। ऐसा उसमें भला क्या अलग था कि उसके बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा था। खरे मनाल तर ते कुठल्याही पेनासारखेच पेन होते। सच कहा जाए तो दूसरे पेन की तरह एक पेन था। खरे यानी सच, मनाल तर कहा जाए तो कुठल्याही मतलब कोई तभी, सारखे मतलब के जैसा, कहा जाए तो वो एक पेन के जैसा ही पेन था, पण तरीही वापराच्या नित्य परिचयाने तेच काहीसे वेगळे वाटू लागले होते। लेकिन कुछ मुसलसल इस्तेमाल की और पहचान की वजह से वो मुझे अलग लगने लगा था। जैसे अब हमेशा हम पेन इस्तेमाल करते हैं तो वही पेन की आदत पड़ जाती है, और होना भी चाहिए। हम जो साल भर पेन इस्तेमाल करते हैं वही पेन हमको एग्ज़ाम में इस्तेमाल करना चाहिए। पहले देख ले कि कौन सा पेन हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा हमारे लिए अच्छा लगता है, पकड़ में हमको कौन सा पेन अच्छा लगता है, फिर चूज़ करके साल भर उससे प्रैक्टिस करें और वही पेन का इस्तेमाल करें। वरना एन एग्ज़ाम में हमारे माँ बाप नया पेन लेकर देते हैं और पेन से हमको लिखते नहीं आता है। तो सेम मुसन्निफ़ के साथ हो रहा था कि वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसकी पहचान हो गई थी। परिचय मतलब पहचान, नित्य यानी मुसलसल, वेगड़े यानी अलग। वो मुझे अलग लगने लगा था वो पेन, फाउंटेन पेन। जिथे जिथे पेन लपून बसले असावे असे वाटत होते, तिथे तिथे पुन्हा पुन्हा पाहिले, पेन काही मिळाले नाही। अखेर दुसरे पेन घेऊन काम सुरू केले। जहाँ जहाँ पेन छुप कर बैठा हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा था, वहाँ वहाँ दोबारा दोबारा मैंने देखा, पेन कुछ मुझे मिला नहीं। आखिर दूसरा पेन लेकर मैंने अपना काम शुरू किया। जिथे जिथे यानी जहाँ जहाँ, बसले असावे बैठा होगा यानी गुम गया होगा, तिथे तिथे यानी वहाँ वहाँ, पुन्हा पुन्हा यानी दोबारा दोबारा, पाहिले यानी देखा, आखिर यानी आखिरकार दूसरा पेन लेकर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ रहा हूँ। मैं जिस तरह का तरीका अपना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत जा रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात याद रखिए आप कि मैं आपका एंटरटेनमेंट नहीं करूँगा। जैसे क्लासरूम में कैसा आप हमारे सामने बैठे रहते ना, थोड़ा हंसी मजाक आपकी बोरियत को दूर करने के लिए बीच में एक आधा जोक बोल देते हैं, वैसा मैं अगर करूँगा ना तो ये 1 घंटे का पीरियड 2 घंटे में चला जाएगा। ये पूरा सबक हमको 1 घंटे में पूरा करना होता है। लिहाजा बोरियत का आप अपना एडजस्टमेंट कीजिए। अगर बोर लग रहा है तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, थोड़ा पानी वगैरह पी कर आइए, नोटबुक में याद कर लीजिए और फिर दोबारा शुरू कीजिए। मैं इस बात का आपका ख्याल नहीं रखूँगा कि आप बोर हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। पूरा सबक मुझे 1 घंटे में समझाना होता है। लिहाजा आप कुर्बानी दे। बोर लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो भी आपको पढ़ाई करना है। यही स्टूडेंट्स की कुर्बानी होती है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है पढ़ाई करते वक्त, नींद नहीं आ रही पढ़ाई करते वक्त, कभी पढ़ाई की वजह से सर दर्द नहीं हो रहा है, तो शायद आप स्टूडेंट नहीं हैं। ऐसा आपके साथ होना चाहिए तो कहा जाएगा भाई हाँ स्टूडेंट है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। हे पेन काही से वजनदार आहे। ये पेन कुछ वजनदार है, त्याचे वडन काही पहिल्या पेनासारखे नाही। उसकी जो फने किताबत है, कटाई जो है पहले पेन के जैसा नहीं है। रंग ही तेवढा शोभेशा नहीं। उसका जो रंग है वो भी उतना जचने वाला नहीं है। तेवढा यानी उतना, शोभेसा यानी जचने वाला। रंग भी मुझे नहीं जच रहा था। शाई थोड़ी फिकटच वाटते। उसकी जो स्याही है वो फीकी थी। अक्षर ही किरटेयेत और उसके जो हुर्फ है वो भी बारीक आ रहे थे। अशी काही वैगुण्य त्यात दिसू लागली।
ऐसी कुछ खामियां उसमें दिखने लगी। सवाल आ सकता है, पेनातली वैगुण्य, पेन के अंदर की खामियां। नीचे 4 बॉक्स आएंगे, उसमें लिखना पड़ेगा आपको। काही वजनदार, वर्णन चांगले न होते, रंग शोभेसा न होता, फिकट शाही फिकट होती, अक्षर किरटे होते, ये सब चीज़ें। वैगुण्य यानी उसकी खामियां। इत सब वो खामियां मुसन्निफ को दिखने लगी थी। त्याच त्या विचारांनी ते पेन वापरू नये असे एक सारखे वाटू लागले। बार बार उसी ख्याल से मुझे लगना लगा कि यार ये पेन हमें को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। त्याच त्या यानी वही वही ख्यालात से, विचार यानी ख्यालात, वापरू नये इस्तेमाल नहीं करना, असे एक सारखे वाटू लागले यानी मुझे लगने लगा, वाटू यानी लगने लगा कि भाई नहीं, ये पेन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एखादी दाट परिचयाची खास स्नेहातली व्यक्ती दिवसभर भेटली नाही। कोई खास पहचान वाली, कोई ख़ास दोस्त, पक्का दोस्त अगर हमको दिनभर नहीं मिला, तिच्याशी संवाद करता आला नहीं और उससे अगर हमने कन्वर्सेशन नहीं किया कि अपन अस्वस्थ होतो, तो हम बेचैन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। दाट परिचयाची मतलब पहचान वाली, करीबी। स्नेहातली व्यक्ति यानी दोस्त, व्यक्ति यानी शख्सियत, स्नेहातली दोस्ती वाली शख्सियत। दिवस भर, दिन भर। संवाद यानी बातचीत करता आली नाही तो आम्ही अस्वस्थ होतो यानी बेचैन हो जाते हैं। अस्वस्थ यानी बेचैन। तसेच काहीसे झाले, उसी तरह से कुछ हो गया। पुन्हा एकदा ठरले, फिर मैंने एक बार तय किया की ते काही नाही पूर्वीचेच फाउंटेन पेन शोधून काढायचे। क्या वो कुछ नहीं, पहला ही फाउंटेन पेन आप ढूंढ कर निकालना है। शोधून यानी तलाश करके, काढायचे यानी निकालना ही है। कुछ भी करना है, वो पेन ढूंढ कर निकालना है। असेल कुठेतरी कप्प्यात एखाद्या पुस्तकात, होगा कहीं एखादे कोने में, एखादी किताब में। कप्प्यात यानी कोने में, पुस्तक यानी किताब। पण ते शोधायचेच, लेकिन अब उसको तलाश ही करना है, ढूंढना ही है किसी भी हाल में। आश्चर्य नवे खरोखरच, हैरत नहीं ये सच है। आश्चर्य मतलब हैरत, खरोखरच ये सच है, हैरत की बात नहीं है, ये सच है। दुसरे पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखे लेखन करता येईना। यार पहले पेन की तरह दूसरे पेन से मुझे लिखते ही नहीं आता, ये भी सच बात थी। और होना भी चाहिए ना भैया, नया पेन अचानक आप ले लेंगे हाथ में तो लिखते नहीं आएगा, उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी थोड़ी बहुत। हाँ लिखेंगे आप, लेकिन स्पीड नहीं बनेगी, वो फने किताबत नहीं आएगा, कटिंग नहीं आएगी, एडजस्टमेंट नहीं आएगा। इसलिए हमेशा का जो आप पेन इस्तेमाल करते हैं उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। मनाला ही मरगड़ वाटू लागले, मेरे दिल को भी बोरियत महसूस होने लगी। मरगड़ यानी बोरियत महसूस होने लगी वो पेन के इस्तेमाल से। इसलिए कहा जाता है कि नए नए पेन से लिखना की आदत डालना चाहिए ताकि हमारे दिल को अच्छा लगे। मरगड़ यानी बोरियत लगने लगी उस पेन से। बेचैनी वाढली और मेरी बेचैनी भी बढ़ गई। कार्यालयातून घरी परतल्यावर थोड्या वेळाने पुन्हा बाहेर पडलो। कार्यालय मतलब ऑफिस, परतल्यावर मतलब रिटर्न होने के बाद, थोड्या वेळाने, वेळ यानी वक्त, पुन्हा यानी फिर, बाहर पडलो यानी निकला। मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। मैं ऑफिस से आया, आने के बाद वापस से फिर मैं बाहर निकल गया। ऑफिस से आने के बाद फिर से बाहर निकल गया। ताज़ा शुद्ध हवेत फिरून यावे, ताज़ी और खाली हवा में घूम कर आऊँ, म्हणजे ज़रा बरे वाटेल असे वाटले। ज़रा मैं ताज़ी और खाली हवा में घूम कर आऊँ तो मुझे ज़रा अच्छा लगेगा, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, मुसन्निफ़ को बोर लग रहा था पेन की वजह से। देखो हुआ क्या मुसन्निफ़ के साथ पता है आपको, सिर्फ उसका पेन गुमा है, बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तो कितना बेचैन है देखो, उसका दिल नहीं लग रहा है, उसको लिखते नहीं आ रहा है, बोरियत महसूस हो रही है, यहाँ तक कि उसको बाहर निकल जाना पड़ रहा है। मैं आपको जो बात इसमें समझाना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करो वर्ड्स मीनिंग के साथ साथ। बहुत अच्छा सबक है। एक सिंपल चीज़ है कि उसका पेन गुमा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट आगे, ठंडी दूर पड़ाली होती। अब जैसे ही बाहर निकला, अब आगे का मंजर बयान कर रहा है। ठंडी दूर पड़ाली होती, ठंडी दूर चली गई थी। आणि उष्मा वाढू लागला होता और गर्मी बढ़ने लगी थी। उष्मा यानी गर्मी।
दिवस ही मोठा झाला होता और दिन भी बड़ा था। सर्दी के बाद कौन सा मौसम आता है? गर्मी का मौसम आता है। तो जाहिर सी बात है गर्मी में बड़े दिन होते हैं, मोठा यानी बड़ा। सायंकाळ झाली, शाम हो गई। सायंकाळ यानी शाम। सायंकाळ को और एक लफ्ज़ बोला जाता है मराठी में संध्याकाळ, संध्या। तरी सगळीकडे लख उजेड होता। शाम हो गई थी फिर भी हर तरफ पूरा उजाला था। उजेड यानी उजाला। हिवाळ्यात आक्रसलेली झाडे और सर्दी के मौसम में मुरझाए हुए दरख्त। हिवाळा मतलब मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम। आक्रसलेली मुरझाई हुई, झाडे मतलब दरख्त। वेली उन्हाच्या कडकपणामुळे तापू लागल्या होत्या। वेली यानी बेली, गर्मी के कड़कपन की वजह से अब वो गर्म होने लगे थे। जो मौसम सर्दी के अंदर मुरझाए हुए थे वो दरख्त और बेले गर्मी के तपिश की वजह से तपने लगे थे। काही झाडांची पानगळ सुरू झाली होती और कुछ दरख्त है जिसकी पानगळ यानी पत्ते झड़ने लग गए थे। झाडांचे खराटे दिसू लागले होते और दरख्त की झाड़ू ये नज़र आने लगी थी। अब खराटे मतलब झाड़ू होती है, अब दरख्त की झाड़ू नज़र आए मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं तो जो उसकी टहनियाँ दिखाई देती है ना हमको, तो टहनियों को यहाँ पर कहा जाता है खराटे। अब मौसम इसके अंदर गर्मा के अंदर पत्ते झड़ जाते हैं तो उसकी टहनियाँ नज़र आने लगते हैं, झाड़ू नज़र आने लगती है। त्यांच्या वेड्या वाकड्या फांद्यांची नक्षी वेगवेगळे आकार घेऊन फिरत होती और उनके टेढ़े मेढ़े नक्शीदार शाखें अलग अलग नक्शे लेकर घूम रही थी। मतलब ये कि पत्ते झड़ जाने के बस टेढ़े वाकड़िया, वेड़िया वाकड़िया मतलब टेढ़े मेढ़े, फांद्या मतलब शाखे, नक्शी यानी नक्शे, वेगड़े यानी अलग अलग, आकार यानी जसामत लेकर वो दिखाई दे रही थी। वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर धूळ और हवा के साथ साथ धूल, पाचोड़ा, पत्तों का पाचोड़ा भीर भरत होता, घूम रहा था। हवा तो चल रही थी और साथ में धूल भी था, पत्तों का पाचोड़ा भी घूम रहा था। भीर भरत होता मतलब घूम रहा था, उड़ रहा था। वारा यानी हवा, धूल यानी धूल, पाचोड़ा यानी पत्तों की धूल, भीर भीरने मतलब घूम रहा था, उड़ रहा था। दुपारचा उकाडा कमी झाला होता। दोपहर की गर्मी कम हो गई थी। उकाडा यानी गर्मी, उकाड़ा के लिए एक लफ्ज़ आया हुआ है और ये वाला उष्मा और उकाड़ा दोनों लफ्ज़ हुए समानार्थी शब्द। तो दोपहर की गर्मी कम हो गई थी। शाम होते से ही क्या हो गया था? दोपहर की गर्मी कम हो गई थी। सुखद वारे फिरू लागले होते, सुकून देने वाली हवा चल रही थी। सुखद यानी सुकून, वारे यानी हवा। काही दिवसापूर्वीच हिवाळा कुठल्या कुठे गायब झाला होता। कुछ ही दिन पहले मौसम सर्दी कहीं के कहीं गायब हो गई थी। दिवसापूर्वीच कुछ दिन पहले ही हिवाळा यानी सर्दी का मौसम कुठल्या कुठे कहीं के कहीं गायब हो गया था। अब कौन सा मौसम चल रहा है? मौसम गर्मी। कुछ ही दिन पहले सर्दी का मौसम चला गया था। अब आगे, केवढा मोठा बदल, कितना बड़ा बदलाव, पण सारे कसे आगगाडीने रूढ बदलावा तसे सहजपणाने घडून आलेले। इतना बड़ा बदलाव, लेकिन सब ऐसे बदलाव जैसे रेलगाड़ी अपना रास्ता बदल लेती है बिल्कुल आसानी से, वैसे ही कुदरत ने आसानी से बदल एक्सेप्ट कर लिया। आगगाड़ी मतलब रेलगाड़ी, रूढ यानी रास्ता, सहजपणाने यानी आसानी से, घडून आलेले पेश आया हुआ, निसर्ग यानी कुदरत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इतना बड़ा बदलाव है लेकिन ये सब बदलाव ऐसे हुए जैसे रेलगाड़ी अपना रास्ता बदल लेती है, वैसे कुदरत ने इसको बदला है। निसर्गतः झालेले, निसर्ग कसा बदलतो? ये कुदरत कैसे बदलता है? फिर प्रश्न चिन्ह है। नवनवे बदल कसे स्वीकारतो? इतने नए नए बदलाव वो कैसे एक्सेप्ट करता है? हिवाळा संपला की उन्हाळा सामावून घेतो। मौसम है, सर्दी गई तो फिर गर्मी को वो समा लेता है, आणि उन्हाळा गेला की तो पावसाळ्यात रंगून जातो, और फिर मौसम गर्मी गई तो वो मौसम बारिश को अपने अंदर रंगा लेता है।
सामावून घेणे यानी समा लेना अपने अंदर. उन्हाळा यानी मौसम गर्मी, पावसाळा यानी बारिश. इसको एक बोला जाता है वसंत ऋतु, मौसम बारिश. समानार्थी शब्द पावसाळा यानी वसंत ऋतु. रंगून जातो, यार इतना बड़ा बदल, और ये निसर्ग ऑटोमेटिकली कैसे सब बदलाव को एक्सेप्ट कर लेता है. निसर्ग केवळ हे एवढेच बदल स्वीकारतो असे नव्हे, कुदरत सिर्फ इतना ही बदलाव कबूल करता है ऐसे नहीं. केवल यानी सिर्फ, निसर्ग यानी कुदरत, स्वीकार तो मतलब कबूल करना. ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही बदलाव वो कबूल करता है, तर त्याच्याबरोबर कितीतरी गोष्टी बदलतात, तो उसके साथ कितनी सारी बातें बदलती है. पावसाळ्यात धरणीतून कवळे अंकुर डोलू लागतात. अब वो समझा रहा है कि कैसे क्या बदलता है. मौसम बारिश में धरण में कवले कवले कोपल डोलने लगते हैं. कोड़े मतलब कवले और अंकुर यानी कोपल. मौसम बारिश में क्या होता है, ज़मीन के अंदर बारीक बारीक कोपल उगने लगते हैं, डोलने लगते हैं. झाडावर फुले हसू लागतात. और मौसम बारिश में दरख्त पर फूल हंसने लगते हैं यानी खिलने लगते हैं. आकाशातून रेशीम धारा बरसू लागतात और आसमान में से रेशीम धारा बरसने लगते हैं. आकाश यानी आसमान, रेशीम धारा यहाँ पर मुराद है बारिश से, बारिश की कतरों से, उनकी धारों से बरसने लगती है. विजांचा कडकडाट होतो और बिजलियों की कडकडाट होती है. आणि ढगांचे गडगडाटी नगारे घूमू लागतात. और बादल के जो है गड़गड़ाहट के नगारे बजने लगते हैं, उसकी आवाज़ आने लगती है. अभी मार्च 2024 में जो मराठी का पेपर आया है, आप देख लो, मेरे ब्लॉग पर, वेबसाइट पर अवेलेबल है. उसमें क्वेश्चन आया था कि समानार्थी शब्द लिखो. ढग, ढग का समानार्थी शब्द आपको लिखने का था. मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि ढग का समानार्थी शब्द क्या होगा, और उसको आपको याद रखना है. रिपीट हो सकता है सवाल. मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा क्या सही है क्या गलत है. ठीक है. अभी हमारे एग्ज़ाम दूर है, इसलिए मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे. तो क्या हो रहा था, मौसम बारिश के अंदर क्या होता है कि बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है. नदी नाले तुडुमतात और नदी नाले भर भर कर बहते हैं. आणि डोंगर माथ्यावरून फेनील धबधबे उड्या घेऊ लागतात. और फिर पहाड़ों के माथे पर से फेनील यानी फेस शुदा धबधबे बहने लगते हैं. झाग शुदा धबधबे, झरने बहने लगते हैं. धबधबे मतलब झरने. फेनील यानी झाग जिसको बोलते हैं, वो झाग लेकर झरने उड़िया मारतात यानी जंप लगाते हैं यानी बहते हैं. ये सब कौन सा कब होता है, बारिश में. सृष्टी मखमली हरितवसन लेऊन खुलून जाते. पूरा जहान मखमली हरितवसन यानी हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है. सृष्टि यानी जहान, मखमली यानी मखमली, हरितवसन यानी हरा भरा. पूरा जहान मौसम में बारिश में क्या होता है, खिल जाता है, हरा भरा हो जाता है. उन्हाळा हे सारे पिऊन टाकतो. ये सब क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हरा भरा मौसम है ना. मौसम जैसे ही मौसम में गर्मी आई, यहाँ से बता रहा हूँ. उन्हाळा हे सारे पिऊन टाकतो. उन्हाळा यानी मौसम गर्मी जैसी आए वो सब ये पी जाता है. आणि यापेक्षा वेगळाच बदल पृथ्वी तलावर घडून येतो. और इसके बरमुखालिफ एक अलग ही बदलाव धरती पर, पृथ्वी पर आ जाता है. वेगड़ा से यानी इसके बरखिलाफ अलग ही, पृथ्वी यानी ज़मीन, तलावर यानी उसके तल पर एक अजीब बदलाव इसके बरखिलाफ आ जाता है. पावसाळ्यात अतिवृष्टीने कुठे पुराचे थैमान होते. बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश की वजह से पूरों का थैमान था, तूफ़ान था. थैमान यानी तूफ़ान, अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश. यहीं देख लो कि ज़्यादा बारिश की वजह से पूर यानी नदियों को पूर का तूफ़ान था. तसे उन्हाळ्यातली शिरशिरी ही वेगळा अनुभव देते. उसी तरह से मौसम गर्मी के जो कांटे शुदा है, कांटे आना जिस्म पर, वो भी अलग तजुर्बा देते हैं. शिरशिरी मतलब यहाँ पर दो मतलब हुआ है. एक तो ठंडी, और ठंडी की वजह से, गर्मी की वजह से हमारे जिस्म पर आए हुए कांटे, वो भी एक अजीब तजुर्बा देते हैं.
एक झाले की दुसरे, एक बदलाव हुआ की फिर दुसरा बदल, मग तिसरे, फिर तीसरा बदल, नंतर आणखी पुढचे और फिर और अलग से बदलाव होते हैं. सतत नवे नवे बदल, मुसलसल नए नए बदलाव. सतत यानी नए नए. क्या होता है? नए नए बदलाव होते हैं. नवे वातावरण, नवा माहौल, सारे सहजपणाने घडत राहणारे, बिल्कुल आसानी से पेश आने वाले. इतना बड़ा बदलाव, जहाँ हरियाली होती है, जैसी मौसम में गर्मी आई बिल्कुल ख़त्म. जहाँ सर्दी थी वहाँ गर्मी, जहाँ पत्ते थे वहाँ पतझड़. इतना खतरनाक बरखिलाफ माहौल होता है, लेकिन बिल्कुल आसानी से हे सारे वादळ मनात फेर घालत होते. ये तूफ़ान मेरे दिल में फेर लगा रहा था, तूफ़ान आ रहा था. कौन सी बात यार, ये कुदरत कितने आसानी से इतने बदलाव को एक्सेप्ट कर लेती हूँ. और एक मैं हूँ कि मेरा पेन गुम जाने के बाद भी मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. ऐसे हमारे अंदर भी कुछ बच्चे होते हैं ना, कि अचानक अगर टीचर ने कहा कि भाई कल इमरजेंसी में आपका ओपन बुक टेस्ट है मराठी का, तो कुछ कुछ बच्चे कुरकुर करने लगते हैं, अरे यार सर को 2-3 दिन पहले बोलना चाहिए था, अब क्या स्टडी होगी. और कुछ बच्चे नहीं, पढ़ना है ना, एडजस्टमेंट करके उसमें अपना रास्ता निकाल के पढ़कर आते हैं और मार्क्स लेते हैं. कुछ बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं. अब यहाँ पर मुसन्निफ़ का एडजस्ट नहीं हो रहा था, और यहाँ पर पूरे इसमें जहान में ये कुदरत बिल्कुल आसानी से बदलाव को एक्सेप्ट कर रही थी. ये उसके सोच तूफ़ान पैदा कर रही थी उसके दिल में. वादळ यानी तूफ़ान. निसर्ग हे बदल कसे स्वीकारतो, कुदरत ये कैसे एक्सेप्ट करता है बदलाव को. स्वीकार तो मतलब कबूल करना. तो कुठे अस्वस्थ होतो, वो कहाँ बेचैन होता है. ये प्रश्न चिन्ह है, सवाल पूछ रहा है अपने आप से. तो हे बदल समावून घ्यायला कुठे विरोध करतो, और वो ये बदलाव को अपने अंदर समा लेने में कहाँ मुखालिफत करता है. विरोध यानी मुखालिफत. मुखालिफत नहीं करता है. आलेला बदल स्वीकारला, आया हुआ बदलाव उसने कबूल किया. असे तर निसर्गात सतत होत असते, ऐसा तो कुदरत में हमेशा होते रहता है. अब आगे नेहमीच्या, यहाँ से नेहमीच्या वापरातल्या फाउंटेन पेनाऐवजी दुसरे पेन स्वीकारायला माझे मन मात्र कुरकुरत होते. हमेशा का जो इस्तेमाल मैं पेन इस्तेमाल कर रहा था, उसके अलावा दूसरा पेन कबूल करने में मेरा दिल से कुरकुर कर रहा था, बहाने बना रहा था. एवजी मतलब के अलावा. मन यानी दिल, मात्र यानी सिर्फ, और कुरकुर करने यानी बहाना करना, बहस करना. तो मैं जो हमेशा इस्तेमाल पेन कर रहा था, फाउंटेन पेन, उसके अलावा जब मैं दूसरा पेन कबूल कर रहा था तो मेरा दिल बहाने बना रहा था. एक नॉर्मल पेन की बात कर रहे हैं हम. एक अगदी साधा, एक बिल्कुल सिंपल, किरकोळ यानी छोटा सा बदल. बिल्कुल सादा और बहुत छोटा बदल. पेन का गुम जाना और दूसरे पेन को एक्सेप्ट कर लेना, कितना छोटा सा बदल है. अरे भाई अपने क्लास में आप देख लो, हमारी जगह चेंज हो गई तो हमारे पूरा हमारा दिल जो है तो क्लास में नहीं लगता है. और कुछ बच्चे माशाल्लाह एडजस्ट कर लेते हैं, नॉट मेंशन, गो अहेड. और कुछ बच्चे कुरकुर करते रहते हैं, अरे यार ऐसा ही हो गया, वैसा ही हो गया. तो ये चीज़ यहाँ पर समझा रहे हमको कि मेरा इतना छोटा और बिल्कुल साधा सा बदल है, पण त्याने आलेली अस्वस्थता केवढी, लेकिन उसकी वजह से आई हुई बेचैनी कितनी. अस्वस्थता मतलब बेचैनी. सारा मनाचा खेळ, सब के सब दिल का खेल. वास्तविक एवढा साधा बदल सहजगत्या पचवायला हवा, पण तेही जमत नव्हते. हकीकत तो ये है, सच में ये है, वास्तविक मतलब हकीकत, सच में ये है कि इतना छोटा बदलाव बिल्कुल आसानी से मैंने हज़म कर लेना चाहिए था, पण वो भी मुझे नहीं जम रहा था. वास्तविक यानी हकीकत, सहजगत है मतलब आसानी से, पचवायला यानी हज़म कर लेना, जमत यानी जमना, वो एडजस्ट नहीं होना. मुझे एडजस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. अगला पैराग्राफ. पण आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो. हम बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए हमेशा
कुरकुर करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। कुरकुर करना पहले भी गुजरा है, बहस करना, बोरियत महसूस करना, बहाने बनाना। बदलाव और टीका कर दो, और हम तंज करते हैं। टीका करने यानी तंज करना, नुक्ताचीनी करना। जो बदलाव हमारे सामने आता है हम उसको नुक्ताचीनी करते हैं। नकुच अशी आग्रही भूमिका घेतो, बिल्कुल नहीं ऐसी हम खुशामदी किरदार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नकोच यानी बिल्कुल नहीं, आग्रही मतलब खुशामद करना, भूमिका यानी किरदार निभाना। ऐसा किरदार एक्सेप्ट कर लेते कि नहीं तो नहीं, बस बात खत्म। बदलात काही स्वागत हार स्वागतार्ह, इसको र को ता के बाद पढ़ेंगे, स्वागता रह, ह आखिरी में आएगा। आहे की नाही तेही तपासून पाहत नहीं, उस बदलाव के अंदर कुछ वेलकम जैसे करने का है कि नहीं वो भी हम चेक करके देखते नहीं। बदलाव यानी उस बदलाव में स्वागतार्ह मतलब वेलकम, चेक तपासना यानी चेक करना। उस बदलाव के अंदर कुछ वेलकम करने जैसा है कि नहीं है वो भी हम नहीं चेक करके करते कि बस नहीं तो नहीं, बात खत्म। बदल म्हटला की विरोध असे आपले वर्तन असते। बदलाव हमने कहा तो बस मुखालिफत ऐसा हमारा रवैया होता है। बदल यानी बदलाव, विरोध यानी मुखालिफत, वर्तन यानी रवैया, वर्तन यानी रवैया। जैसे ही कुछ बदलाव आया तो हम मुखालिफत करना शुरू कर देते हैं। एखादी सुधारणा होणार असली तरी आपण विरोधात उभे टाकतो, और इस बदलाव से अगर एखादी कोई सुधारना यानी उसके अंदर बदलाव आने वाले थे तो भी हम क्या करते हैं, उसके मुखालिफत में खड़े रह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे मान लो आप हमेशा आगे बैठते हैं, आपको किसी ने कहा कि पीछे बैठ जाओ, उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े होने के चांसेस थे, आपने पीछे बैठ गया, तो कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलती है पीछे बैठने में। कुछ चीज़ें ठीक है हमारा नुकसान हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हमारा क्या है, वेलकम करने जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके मुखालिफत में खड़े हो जाते, चेक नहीं करते कि यार इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो भी होगा हमको। सुधारना हा वरवरचा मुलामा है। सुधारना यानी जो कुछ भी सुधारना हो रही थी वो ऊपर ऊपर का मुलम्माकारी है, पॉलिश है। मुलामा यानी पॉलिश। भाई ऐसा बोलते हैं हम कि भाई जो दिख रहा है ना वो सब पॉलिश है, तो दिखा हुआ है, वो सब दिखावट है। त्यामागे दडलेले वास्तव वाईट आहे, और हम क्या बोलते, उसके पीछे जो हकीकत है ना छुपी हुई वो बहुत ख़तरनाक है। दडलेले मतलब छुपी हुई, वास्तव यानी हकीकत, वाईट यानी बहुत बुरी, बहुत बुरी। अशी भूमिका हीर हीरीने मांडतो, ऐसा किरदार हम आगे आगे बढ़ बढ़ कर पेश करते हैं कि नहीं जो दिख रहा है ना भाई वैसा नहीं है, ये अलग चीज़ है। विजय साजरा कर दो, और इस पर हम क्या करते हैं, अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं। विजय यानी कामयाबी, साजरा करने यानी जश्न मनाना, तो हम अपनी कामयाबी को मनाते हैं। अशामुळे बदल दूर जातो, इसकी वजह से बदलाव दूर चला जाता है। इतके उन्हाळे पावसाळे अनुभवत आपण वाढत राहतो। इतने मौसम गर्मी, मौसम बारिश का तजुर्बा लेते लेते हम बढ़ते रहते हैं। अनुभवत मतलब तजुर्बा करते करते, वाढत यानी बढ़ते रहते हैं। नवनवे अनुभव पचवत जीवन क्रम करत राहतो, और नए नए तजुर्बात हज़म करते हुए अपनी ज़िंदगी की तरतीब हम चलाते रहते हैं। पचवत यानी हज़म करना, जीवन क्रम यानी ज़िंदगी की तरतीब हम चलाते रहते हैं। पण आजूबाजूच्या निसर्गापासून एवढेही शिकू शकत नाही, लेकिन कुदरत से हम आसपास से इतना भी नहीं सीख सकते हैं। आजू बाजू मतलब आसपास से, पासून यानी से, एवढे ही इतना भी नहीं सीख सकते कि कुदरत कैसे एक्सेप्ट कर लेता है। नाही आपण बदल सहजासहजी स्वीकारतच नहीं, हम बदलाव बिल्कुल आसानी से तो कबूल करते ही नहीं। सहजासहजी मतलब आसानी से। सख्ती केली तरच आपण बदलांना मान्यता देतो, जब हम पर सख्ती की जाती है तभी हम बदलाव को मान्यता देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मंजूरी देते हैं। मान्यता यानी मंजूरी, आपन यानी हम, सख्ती यानी सख्ती।
जब हम पर शक्ति की यादी नहीं आपको ये करना है सो करना है, तब हम क्या करते हैं, तब उसको मंजूरी देते हैं, हाँ बस ठीक है, इतनी ज़बरदस्ती कर रहा है तो मैं कर लेता हूँ. आपण बदलत नाही, हम लोग बदलते नहीं. म्हणून आक्रसलेली दुर्मुखलेले राहतो, इसलिए हम मुरझाए हुए और नाराज चेहरे पर 12 बजे हुए रहते हैं. बदलणे हा निसर्गाचा स्थायी भाव आहे. बदलना ये कुदरत का बुनियादी उसूल है. जो चा आता है ना बार बार, इसका मतलब होता है का, ची का मतलब होता है की, और चे का मतलब होता है के. याद रखो, चा ची चे मतलब का की के. तो बदलना ये कुदरत का बुनियादी उसूल है. स्थायी भाव मतलब बुनियादी उसूल. तो त्याचा स्वभाव आहे और वो उसका रवैया है. स्वभाव के लिए एक लफ्ज़ ऊपर गुजरा है. क्या है वो लफ्ज़? वर्तन. दोनों के मानी होते हैं रवैया. आपण वर्तनाला बदल खपवून घेऊ शकत नाही. हम लोग अपने रवैये का, फिर से आ गया, खपवून घेऊ शकत नाही. हम अपने रवैये को बदलाव बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं. खपवून घेणे, एक्सेप्ट करना. तिथे स्वभाव बदलण्याची गोष्टच दूर ठेवली पाहिजे. वहाँ पर तो हमारे रवैये का बदलाव में बदल करने की बात ही दूर रखना चाहिए. हम बिल्कुल उसको दूर ही रखते हैं. मी असा आहे असे सांगण्यातच आपला धन्यता वाटतो. मैं ऐसा ही हूँ, मी असा आहे आणि मी ऐसा ही हूँ असे सांगण्यात आपल्याला धन्यता वाटते. इस पर ही हमको महानता लगती है कि नहीं, मैं ऐसा होना तो ऐसा ही हूँ. आपण त्याचाच अभिमान बाळगतो और हमें उसी का फ़ख्र होता है. अभिमान मतलब फ़ख्र होना. हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं, नहीं भाई मैं ऐसा ही हूँ तो ऐसा हूँ. जबकि कभी कभी बदलाव हमारे हक में सही भी होते हैं, हमको फ़ायदा पहुँचाते. हर मुश्किल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. बदलने म्हणजे फूलने, बहरने, कात टाकने. मैं रोक कर बोल रहा हूँ तो कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कुछ चीज़ों को. भले ही उसमें मुश्किल जाती है लेकिन सीखने को मिलता है हमें बहुत सारी चीज़ें. अब यहाँ से वो समझा रहे कि बदलना यानी क्या. ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है. जब जब मुझे अगर बच्चों को सराव करने के लिए पेपर देना होता है तो मैं ये पैराग्राफ देता हूँ, और ये बहुत बार पूछा भी गया है. बदलने म्हणजे फूलने, बहरने, कात टाकने. बदलना यानी फूलना, बहार लाना और कचली निकालना. जूने सोडून नवे होने, जूना होकर छोड़कर नया हो जाना. फूलना यानी फूलना, बहरना यानी बाहर आना, काट टाकने यानी कचली उतारना. सांप अपना पुराना कचली उतार कर फेंकता है और फिर वो चमकने लगता है ना. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि अब यार बदलाव यानी फूलना होता है, एक बहार होती है, एक कचली उतारना होता है, जूना होकर नया होना होता है. फिर समझा रहे, झाडावर कोडी पालवी येते, दरख्त पर कवली कवली फूल आते हैं, पाने वाढू लागतात, फिर पत्ते बढ़ने लगते हैं. पाने यानी पत्ते, वाडू यानी बढ़ने लगते हैं. पानान आड़ कड्या हसू लागतात और पत्तों के आड़ में कलियां हंसने लगती है. त्यांची फुले होतात, फिर उनके फूल हो जाते हैं. झाडावर सुगंधाचा, दरख्त पर खुशबू का, सौंदर्याचा और खूबसूरती का त्यौहार बाहर लाता है. सुगंध यानी खुशबू, सौंदर्य यानी खूबसूरती, कड़े यानी कलियाँ. ठीक है, तो क्या होता है, पत्तों के आड़ में जब कलियाँ हंसने लगती है तो नया खुशबू, नई खूबसूरती का जश्न होता है. फिर फूल में से फल, अब आगे फुलातून फळ, फिर फूल में से फल आते हैं. फळे फुले गळून जाने और फिर फल और फूल का गल जाना. पुन्हा पालवी और फिर फूल आना. कलिया कड्या फुले आणि फळे, फिर कलियां, फिर फूल, फिर फल. ऐसा बदल, एक सारखा बदल, एक जैसा बदल. फूल फल पत्ते, फूल फल पत्ते, एक जैसा बदलाव होता है ना दरख्तों में, एक जैसा बदल. बदलने म्हणजे दूसऱ्याच्या भावनांची समरस होणे. आगे समझा रहे हैं यार, बदलना यानी दूसरों के जज्बात से मुत्तफिक हो जाना. समरस होने, मुत्तफिक हो जाना, ये मुहावरा है. भावना यानी जज्बात, बदलना यानी दूसरों के जज्बात को समझ लेना, मुत्तहिद हो जाना. दुसऱ्याला समजून घेणे, दुसरे को समज लेना. आपण बदलायला हट्टाने नकार देतो,
हम बदलने को जिद के साथ इनकार कर देते हैं. आणि आयुष्यात विसवाद ओढून घेतो और ज़िंदगी में बहस को अपने आप पर ओढ़ लेते हैं. एक तो ज़िद पकड़ लेते हैं, हट यानी ज़िद, और फिर ज़िंदगी में हर बात पर बहस करना शुरू कर देते हैं. ओढ़ून घेते मतलब अपने आप पर ओढ़ लेना. थोड़ी बात आई बदलाव की, फ़ौरन उसकी मुखालिफत करना शुरू कर देते हैं. बदललो नाही तर दुसऱ्या कोणाशी सूर जुळणारच नाही. अगर हम बदलेंगे नहीं तो दूसरे से हमारी आवाज़ कैसे मिलेगी. कोनाशी मतलब किसी से हमारी आवाज़ जुड़ेगी नहीं, इसलिए मिल जाना है, बर्दाश्त कर लेना है और फिर बदलाव को एक्सेप्ट करके देखो. कुछ रंग हमारे अंदर भी आते हैं जो एक नया निखार लाता है. फिर आगे समझा रहे हैं. सप्तरंग म्हणजे काय. 7 रंग यानी क्या. सप्त यानी 7, 7 रंग यानी क्या, सवाल पूछे उन्होंने और आगे खुद जवाब भी दे रहे. एकातून दूसरा बदल, एक में से दूसरा बदलाव आणि त्यातून विकसित झालेले रंगाचे अनुपम सौंदर्य. एक में से दूसरा बदल और फिर उसके बाद एक नया जो विकसित होता है, पे वजूद में आता है, उस रंग की अनुपम अजीब खूबसूरती का नाम है सप्त रंग. 7 रंगों को मिलाते हैं, 7 रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं. वो 7 रंग एक दूसरे को एडजस्ट करके एक नया रंग बनाते हैं जिसका नाम है रेनबो. अगर ये 7 रंग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते तो रेनबो को अब अलग अलग रंग को करके देखो, वो मज़ा आता है क्या. नहीं, तो वो खूबसूरती है सप्त रंग. फिर आगे कह रहे सप्त सूर म्हणजे तरी काय. सवाल पूछ रहे 7 आवाज़ यानी क्या. समझा रहे आपको. उसके आगे एकापेक्षा वेगळा सूर, एक से अलग दूसरी आवाज़, त्या सुरावटींच्या सरमिसळीतून उमललेले संगीत और उस लय से मिलने वाली सरमिसड़ी ने मिलकर उमललेले नई बनी हुई संगीत यानी म्यूज़िक. जब 7 आवाज़ें एक साथ मिलती है, जब 8वीं आवाज़ बनती है, उसको बोला जाता है सप्त सूर. अगर वो आवाज़ एक दूसरे को समाकर नहीं लेते तो सप्त सूर नहीं बनती. ही सुरावट बदलली नाही. अगर ये लय, सुरावट यानी लय, बदलली नाही, एका सुराने दूसरा सूर, एक आवाज़ ने दूसरी आवाज़ स्वतःशी जुड़ून घेतला नाही, खुद से मिलाकर नहीं लिया. सूर यानी आवाज़, स्वत यानी खुद, जुड़ून यानी जोड़कर, घेतला नहीं यानी नहीं लिया, एक आवाज़ ने दूसरे आवाज़ को मिलाकर नहीं लिया, तर सुरावट जमनार कशी. तो फिर आवाज़ और लय कैसी जमेंगी. सवाल पूछ रहे हैं वो लय कैसे जमेंगी. बदल आहे म्हणून तर एकमेकांचे महत्त्व आहे, बदलाव है इसलिए तो एक दूसरे की अहमियत है. महत्व देखो, महत्व कैसे लिखा जाता है. 10वीं में आपको एक सवाल आता है जिसमें ऐसा रहता है कि निम्नलिखित शब्दांना नियमानुसार लिहा. यानी ये कि 4 वर्ड दिए हुए रहते हैं जिसमें 3 वर्ड गलत रहते हैं और एक सही रहता है. आपको सही वर्ड चुनकर अपने आंसर शीट में लिखना होता है. तो 4 लिखे हुए रहेंगे, महत्व महत्व महत्व, उसमें से ये वाला महत्व आपको पिक करना है और अपने आंसर शीट में लिखना है. इसका मतलब होता है अहमियत. एक बदल की वजह से तो एक दूसरे की अहमियत है. काळ्या रंगामुळे पांढऱ्याला महत्व आहे और काले रंग की वजह से सफ़ेद रंग की अहमियत है. पांढरा यानी सफ़ेद, काळ्या मतलब काला, काले रंग की वजह से ही सफ़ेद को अहमियत है. हिरव्या रंगाची खुलावट लाल रंगामुळे और हरे रंग की जो खुलावट होती है, हरा रंग जो खिलता है वो लाल रंग की वजह से खिलता है. उजवी दिसते मतलब सीधा दिखता है. तान हल्का हो तो हमारा जो टेंशन, तान यानी टेंशन हल्का होता है, तो हास्यामुळे, वो हंसने की वजह से, हास्य मतलब हंसना, आणि दुःख विसरते और हम दुःख भूल जाते हैं, ते आनंदाच्या शिडकावामुळे और वो खुशी के बारिश की वजह से. आनंद यानी खुशी, शिडकावा यानी बारिश की हलकी हलकी बूंदे. लहान मूल एका खेळण्यात फार काळ लमत नाही. छोटा बच्चा
बहुत देर तक एक ही खेल में उसका दिल नहीं लगता। रमना यानी दिल लगना। लहान यानी छोटा, मूल यानी बच्चा। छोटा बच्चा है जिसको दिन भर बोले कि बस एक ही खेल खेलना है तो नहीं खेलेगा, उसको बोरियत महसूस होगी, उसको नया नया चाहिए। त्याला नाविन्याची ओढ असते, उसको नया नया करने की चाहत होती है। नाविन्य मतलब नया नया, ओढ यानी चाहत होना, दिलचस्पी होना, उसको नया नया करने में दिलचस्पी होती है। त्याच्या दृष्टीतच नवेपणाला सामोरे जाण्याचे तेज असते, उसके नज़री में ही नए नए चीज़ों के सामने जाने की रोशनी होती है। वो हमेशा चाहता है कि बस मुझे नया कुछ मिल जाए। आपण वाढत्या वयाबरोबर हा तजेला हरवून बसतो, और हम लोग बढ़ती उम्र के साथ साथ इस रोशनी को घुमा देते हैं। कौन सी रोशनी को? हम बचपन में तो क्या चाहते हैं कि नहीं भाई एक दिन में हम क्रिकेट भी खेलेंगे, डॉज बॉल भी खेलेंगे, थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ी मस्ती मजाक भी करेंगे, बस एक एक चीज़ से हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बड़ेपन में हम चले जाते हैं उम्र के साथ, वय यानी उम्र, और वाढते यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ हम ये चीज़ को भूल जाते हैं आणि एकेका गोष्टीशी जखडून पड़तो, और बस एक ही बात से हम जखड़ जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं। नोकरीतली बदली ही आपण टाळतो, नौकरी में अगर बदली आई, ट्रांसफ़र आया, वो भी हम क्या करते हैं, टाल देते हैं। बदलीच्या गावाला जाणे, बदली के गांव में, ट्रांसफ़र हुए गांव में जाना, तिथला निसर्ग, वहाँ की कुदरत, मानसे नहाळणे, वहाँ के आदमियों से पहचान करना, मानसे यानी इंसान, त्या परदेशी एकरूप होण्याचा आनंद घेणे और वहाँ के उस इलाके, प्रदेश यानी इलाका होने की खुशी महसूस करना, त्याला आपल्या लेखी काही महत्त्व नसते। उसको, त्याला यानी उसको, हमारे लेखी में कुछ भी अहमियत नहीं रहती है। आपल्याला बदलायचेच नसते, हमको बदलना ही नहीं रहता, म्हणूनच आपण बदली टाळतो। इसलिए हम, म्हणूनच यानी इसलिए ही हम बदली को टाल देते हैं। टाळतो मतलब टाल देना। बदलाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्यापासूनच आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास शुरू करो। क्या बोल रहे हैं कि बदलाव की तरफ देखने के नज़रिए के बदलने से ही हम बदलाव को कबूल करने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। यानी आज से हम बदले के नज़रिए को तो चेंज करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस भी करेंगे, उसका सराव भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। दृष्टि यानी नज़रिया, कड़े यानी की तरफ, पासून यानी से, स्वीकारना मतलब कबूल करना, अभ्यास यानी पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना। हम बदल की तरफ अपना नज़रिया तो बदलेंगे ही, लेकिन साथ में ऐसी चीज़ों को कबूल करने की प्रैक्टिस भी करेंगे। डावे उजवे ज़रूर तपासा, सही गलत ज़रूर पहचानो। डावे यानी लेफ़्ट, उजवे यानी राइट। लेफ़्ट राइट आप ज़रूर उसको चेक करो, तपासा यानी चेक करो। पण बदलणारच नाही, लेकिन हम बदलेंगे ही नहीं, अशी एकांगी भूमिका घेऊ नका। लेकिन एक तरफा ऐसा किरदार मत लो कि हम बदलेंगे ही नहीं। नव्याचे स्वागत करायचा, नए जो आया उसका स्वागत करने का संदेश, मैसेज, वसंत गमना बरोबर आपण स्वीकारणार का? इस मौसम के साथ हम कबूल करेंगे क्या? मौसम बारिश के साथ हम कबूल करना शुरू करेंगे क्या? आपसे सवाल पूछ रहा है कि भाई अब नए का वेलकम करने की शुरुआत इस मौसम बारिश के साथ अब करने की शुरुआत करोगे क्या? तो यस, हम एक्सेप्ट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। कुछ मुसीबत आएगी, नो कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। ये सब होता है। अगर मुझसे आपने सवाल पूछा कि स्टूडेंट्स की कुर्बानी क्या है, तो मैं ही बोलूँगा कि पढ़ते वक्त पर नींद आ जाना, उसको कुर्बान करके पढ़ाई करना। पढ़ते वक्त भूख लगना, भूख को साइड में रखकर पढ़ाई करना। बोरियत महसूस होना, उसको साइड में करके पढ़ाई पर फोकस करना। गलत गलत ख्यालात आना, उसको साइड में रखकर औज व ताउज के साथ अपना काम, अपना पढ़ाई पर फोकस करना। जिन बच्चों का इन चीज़ों पर काबू होगा, एक पैर इस पर होगा, दूसरा पैर उसका कामयाबी पर होगा। ये बात आप लिख लें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा। इसके ये जो सवालात है, हमने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। इसमें आपको सब लिखना रहेगा सिवाय सहमत के, क्योंकि अब सहमत नहीं पूछा जाएगा।
इसका वीडियो की लिंक, सवालात के जवाबात की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से टच करके आप इसके सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सवालात के जवाबात कब लिखेंगे? जब आपके टीचर ने कहा तब। वापस से इस वीडियो पर आएंगे, सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप वर्ड्स के मीनिंग जितने ज़्यादा याद कर सकते हैं याद करो। ठीक है, क्योंकि पेपर जो आपका आता है ना, वो सबसे ज़्यादा बच्चा वो अच्छे से लिखेगा जो वर्ड्स मीनिंग का माहिर होगा। जिसके खोपड़ी में वर्ड्स मीनिंग का ढेर होगा, वो सवाल का जवाब वैसे ही ज़बरदस्त लिखेगा। इसलिए वर्ड्स मीनिंग आप याद कीजिए, जो मैंने इसमें बताया उसकी लिस्ट बनाइए और याद करिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सायंकाळची शोभा। इस कविता का भावार्थ समझेंगे, लिखेंगे, वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। रेडी रहिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अल्लाह।